दोस्तों नमस्कार। दिल्ली का अगर आप राजनीतिक इतिहास देखेंगे तो बड़ा रोचक रहा है और 2025 का चुनाव एक नया डायमेंशन दिल्ली को देगा। आपके लिए मैंने पिछले 10 चुनावों का एनालिसिस किया है। 2020 से लेकर अगर हम पहले जाएं तो 1972 तक जितने चुनाव हुए हैं उन सब का मैंने डिटेल्ड एनालिसिस किया है और वो एनालिसिस आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। इसीलिए आज का वीडियो इंटरेस्टिंग है क्योंकि 2025 में क्या होगा शायद हमें ये बात समझ में आए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे ये निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि 10 साल का एनालिसिस बहुत ब्रीफली मैं करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और किस तरह से आने वाले दिनों में बीजेपी को अपनी रणनीति बनानी होगी और बीजेपी से ज्यादा ये डिपेंड करेगा कि कांग्रेस और आम आदमी के बीच में क्या तालमेल बनता है। अभी तो दोनों कह रहे हैं कि हम अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन अगर दोनों में तालमेल बैठ जाता है तो शायद बीजेपी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग है, चलिए उसको जानते हैं। और निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। दोस्तों 1972 में अगर मैं जाऊं तो उस समय बीजेपी नहीं हुआ करती थी, उस समय थी भारतीय जनसंघ पार्टी। 72 के अंदर बीजेपी को जो टोटल या भारतीय जनसंघ को जो टोटल वोटर परसेंटेज मिला था, वोटिंग परसेंटेज, वो था 38%। और 2020 में अगर मैं कहूं तो इनको मिला था वोट परसेंटेज 40%। उस समय 5 सीटें आई थी और 40% वोट शेयर मिला था तो इनके पास मात्र 8 सीटें आई थी। तो अब आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी कंसिस्टेंटली, बीजेपी को 38%, 52%, 43%, 42%, 35%, 28%, 27%, 31%, इस तरह से बीजेपी को वोट मिले। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी का जो गेम प्लान है वो करीब 35% के ±5 के आसपास रहता है। और बीजेपी को जो अभी तक मैक्सिमम सीटें दिल्ली में मिली हैं, अगर आप उस आंकड़े पे जाएंगे तो वो रही है 49। वो थी 1993 में, जब बीजेपी को 42% वोट मिले थे और 49 सीटें बीजेपी को मिली थी। और ये वो टाइम था 93 का, क्योंकि 98 में जब दोबारा चुनाव हुए थे तो बीजेपी हारी थी, शीला दीक्षित की सरकार बनी थी। ये वो टाइम था जब दिल्ली में ओनियन क्राइसिस हुआ था, प्याज 60 रुपए पहुंच गए थे। आज हम रोज 60 रुपए खरीद रहे हैं तो क्राइसिस नहीं। तो इस बात को आपको समझना होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर हम कांग्रेस का इतिहास देखें तो वो भी बड़ा रोचक रहा है। कांग्रेस को 48% सीटें मिली थी, मैं 1972 की बात कर रहा हूं। कांग्रेस को 48% मिली थी तो उनकी 44 सीटें आई थी। बीजेपी को 38% मिली थी तो उनकी 5 सीटें आई थी। उस समय टोटल जो सीटें थी दिल्ली विधानसभा में वो थी 54। तो ये आंकड़ा आपके सामने है। 1977 में कांग्रेस को मिली थी 36% वोट परसेंटेज, उनकी सीटें आई थी मात्र 10। और बीजेपी को मिली थी 52 और उनकी सीटें आई थी 46। हाईएस्ट परसेंटेज बीजेपी को मिला था। 1983 के अंदर कांग्रेस को 47 परसेंटेज वोट मिले थे और 34 सीटें आई थी। बीजेपी को 43 मिले थे, सिर्फ 4% कम था। और बीजेपी की जो सीटें थी वो थी मात्र 19। ये भी आपको समझना होगा, उस समय जो सीटें थी वो 56 थी दिल्ली के अंदर। उसके अलावा 1993 में कांग्रेस को मिली थी 34% वोट शेयर और 14 सीटें आई थी। बीजेपी को मिली थी 42% और बीजेपी को सीटें आई थी 49। 1998 में कांग्रेस को मिले थे 47% वोट और सीटें मिली थी 52। और उसके बाद 35% बीजेपी को वोट मिले थे लेकिन सीटें आई थी मात्र 15। इसके अलावा जो बाद में इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ था 2003 के अंदर, अब देखिए कांग्रेस को मिली थी 48% सीटें, परसेंटेज वोट, और 47 सीटें आई थी। बीजेपी को सेम पिछली बार की तरह ही 35% सीट वोट मिले थे और 20 सीटें आई थी। 2008 एक टर्निंग पॉइंट था। 43
सीटें मिली थी कांग्रेस को, 40% उनको वोट शेयर था, और बीजेपी के 36% वोट शेयर था और 23 सीटें मिली थी। 2013 में आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई थी दिल्ली राजनीति। कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है वो 40 से घट के सीधा हो गया था 24, और आम आदमी पार्टी को जो परसेंटेज वोट मिला था वो मिला था 29। मतलब आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस की कीमत पे बड़ी हुई, कांग्रेस का वोट खाया और आगे बढ़े। बीजेपी को पुरानी की तरह से 34% सीटें मिली, 34% वोट मिले और 31 सीटें मिली। यहां से आम आदमी जो तीसरी फोर्स थी दिल्ली में वो एंट्री हुई। अब उसके आगे का देखिए, 2015 में कांग्रेस को मिली 9% वोट शेयर और सीटें आई 0। इसका मतलब 13, 14, 15 ये 3 साल थे जब अन्ना हजारे आंदोलन हुआ, दिल्ली की जनता एकदम कांग्रेस से हट गई। बीजेपी को सीटें मिली थी उस समय भी, जो वोट परसेंटेज था वो मिला था 32%। इसका मतलब बीजेपी को लगातार जो कंसिस्टेंट उनका वोट शेयर है 35, 36, 34, 32 ये मिलता रहा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों कि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो कहीं नहीं गया, चाहे बीजेपी जीते या हारे, बीजेपी का कोर वोटर बीजेपी के साथ था। कांग्रेस का वोटर जो था वो आम आदमी पार्टी में चला गया। 2020 का जो चुनाव, जो पिछला चुनाव था, उसमें कांग्रेस का वोट शेयर घट के रह गया मात्र 4.6%। कहां पे कांग्रेस एक जमाने में 50% के आसपास चला करती थी, घट के रह गई 5% से भी कम। और किसकी कीमत पर? आम आदमी पार्टी को जो परसेंटेज वोट मिला वो था 53%, और 53% जो वोट शेयर था, जबकि 15 में आम आदमी को मिला था 54%। उस समय उनकी सीटें आई थी 67। 2020 में आम आदमी का वोट शेयर 1% घटा, लेकिन 5 सीटें घट गई। बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 32 से बढ़कर हो गया 40 2020 में, लेकिन सीटें आई मात्र 8। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है दोस्तों? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब बीजेपी को 42% वोट शेयर मिला था 1993 में, तो बीजेपी की थी 49 सीट्स, लेकिन जब 40% बीजेपी को वोट शेयर मिला तो बीजेपी की सीट थी ओनली 8। और अगर वही चुनाव देखें 2013 का, जब बीजेपी को मात्र 34% वोट मिले थे लेकिन सीटें थी 31, और ये तब का टाइम था जब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना है। ये राहुल गांधी की सोच थी। खामियाजा क्या हुआ? बीजेपी का वोट शेयर वहीं का वहीं रहा, बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी जो थी वो कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा गई, और जहां पे 48% वोट शेयर हुआ करता था कांग्रेस का, वो घट के रह गया 5% से भी कम, 4.6। अब इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि आने वाले चुनाव में 2025 में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं तो निश्चित रूप से वोट स्प्लिट होगा। अगर वोट स्प्लिट होगा और बीजेपी के पास जो इस समय आंकड़ा है, अगर मैं ये कहूं कि 35 और 40% के बीच में जो वोट शेयर है, अगर मैं 35% भी मान लेता हूं, या मैं 2013 की भी बात कर लेता हूं, तो 31 सीटें बीजेपी 30 से लेकर 40 के बीच में बीजेपी ला सकती है। इस समय फिर वही चुनौती आएगी कि अगर बीजेपी को 30 से 40 के बीच में सीटें आती हैं और दिल्ली में है 70 सीटें, तो क्या बीजेपी सरकार बना लेगी? क्योंकि हर बार बीजेपी के पास जो चैलेंज आता है वो बहुत मार्जिन पे आता है। वोट परसेंटेज एक लिमिट से ज्यादा बढ़ नहीं रहा, लेकिन सीटों में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। इसीलिए इस बार बीजेपी को यह देखना होगा कि उन सीटों पे काम करने की जरूरत है जहां पे बहुत थोड़े मार्जिन से बीजेपी सीटें हारी। अगर बीजेपी वहां की सीटें निकाल लेती है और कांग्रेस और आम आदमी में वोट स्प्लिट होता है तो बीजेपी सरकार बना ले। लेकिन क्या बीजेपी का संगठन इसके लिए तैयार है? क्या बीजेपी के पास कोई ऐसा लीडर है जिसको दिल्ली की जनता समर्थन दे? क्योंकि इस समय सबको यह पता है कि आम आदमी पार्टी का चेहरा तो होंगे केजरीवाल, और उनकी पार्टी ने इनको कह भी दिया है, और केजरीवाल के अलावा कोई है भी नहीं।
केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जो अभी हैं वो एक डमी है टिल इलेक्शंस। उसके बाद वापस केजरीवाल की सत्ता होगी। लेकिन क्या केजरीवाल को रोकने के लिए कांग्रेस के पास कोई नेता है? फिलहाल तो नहीं दिख रहा। क्या बीजेपी के पास कोई नेता है? वो भी फिलहाल नहीं दिख रहा। तो अब सवाल इस बात का है कि बीजेपी का संगठन बिना नेतृत्व के क्या चुनाव लड़ पाएगा? क्या दिल्ली की जनता ये जानने का हक नहीं रखती कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? केजरीवाल का अल्टरनेट कौन देगी बीजेपी? क्योंकि केजरीवाल की चेहरा और उसकी कार्य करने की शैली से दिल्ली की जनता अवगत है। जैसा भी हो, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को लगातार पिछले 3 चुनाव में समर्थन दिया है। इस बार भी देगी या नहीं, ये डिपेंड करेगा राहुल गांधी क्या निर्णय लेते हैं। और दूसरी तरफ क्या बीजेपी अपना घर संभाल पाएगी? क्या कोई चेहरा दे पाएगी? क्योंकि बीजेपी की आज सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है, जैसा हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं, कि जहां पे भी संगठन में चुनौतियां आती हैं वहां बीजेपी एक क्लियर नेतृत्व नहीं दे पाई। एलाइज को साथ लेके चलना मुश्किल है और दूसरी तरफ एलाइज को भी पता है कि अगर वो बीजेपी की बी टीम हुए तो वो खत्म हो जाएगी। तो वो अपने अस्तित्व के लिए बीजेपी से हार्ड बार्गेनिंग करते हैं। दिल्ली में तो कोई एलाइज है नहीं। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि दिल्ली में बीजेपी की जीत में किसका बड़ा हाथ होगा? केजरीवाल का? क्या दिल्ली की जनता केजरीवाल के सारे घोटालों को माफ करके वापस वोट देगी केजरीवाल को? या राहुल गांधी मैच्योरिटी दिखाएंगे और कांग्रेस को स्ट्रांग करेंगे ताकि कांग्रेस दोबारा पैरों पर खड़ी हो? जो 50% वोट शेयर लाती थी 5 से घट के रह गई। ये अपने आप में कांग्रेस के लिए चुनौती है। तो कांग्रेस अपने रिवाइवल के लिए मेहनत करेगी, केजरीवाल अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए मेहनत करेंगे। बीजेपी को पता है कि उनके पास 30, 35, 40% कोर वोटर हैं, लेकिन क्या वो अपने यहाँ पे लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन को दुरुस्त कर पाएंगे? चुनाव का निर्णय इन पे डिपेंड करे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या होगी निर्णायक भूमिका 2025 दिल्ली के चुनाव? अब 2 महीने भी नहीं रहे। कौन होगा नया मुख्यमंत्री? जो भी आपके कयास है कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो भी और आपकी तरफ से इस पे एनालिसिस है और आपके क्षेत्र में और दिल्ली में आपको क्या लगता है क्या होने वाला है, जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।